नंबर दूसरी चीज वो है ये ऐसा जी पाए। जब तक ऐसा खुद सहअस्तित्व से जी नहीं रहा है तब तक कैसे बोलेंगे ये सब सहअस्तित्व है, और बोलेंगे तो मतलब क्या है उसका। ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी मजबूरी है सहअस्तित्व पूर्वक जीना। सहअस्तित्व को प्रकट करने के लिए मानव बना हुआ है और उसमें जीवन आया है। ठीक है ना। इसका डिजाइन ऐसा बना हुआ है कि जब तक इसको सहअस्तित्व नहीं दिखाई देगा तब तक ये दुखी रहेगा। ठीक है ना। जब तक इसको ऐसा समझ में नहीं आया है कि पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व, ये जो शेर बकरी को मार रहा है उसके पीछे का नियम सहअस्तित्व है, जब तक उसके अंदर कल्पनाशीलता में से नहीं बैठेगा तब तक उसको परेशानी होती रहेगी, दुखी होता रहेगा वो। तो भैया बाकी जो सारी इकाई है उसमें तो स्वयं स्फूर्त तरीके से सब कुछ हो रहा है, मतलब पदार्थ अवस्था में से नहीं, प्राण सब कुछ अवस्था। नहीं हो रहा, नियम नहीं प्रकट हो रहा, अभी नहीं नहीं क्रिया हो रही है। नहीं, हाँ वही कि पदार्थ अवस्था में से प्राण अवस्था बन गई, प्राण में से जीव अवस्था बन गई। तो ये सब क्रियाएं हैं ना, अभी नियम कहाँ आया। हमारे साथ भी वही समस्या है ना। देखिए अब अभी आप बोल रहे थे कि भाई हम भावों से व्यक्त होते हैं, है ना। ये भाव से व्यक्त हो रहे हैं मतलब भाव को क्रिया में ला रहे हैं। अभी उसके पीछे का नियम नहीं पता लग रहा हमको। जो भाव में पूरा नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि किस नियम से हम ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा तब तक हमको तृप्ति नहीं मिलेगा। तो जो सारे भाव में अतृप्ति है वो इसलिए है क्योंकि भाव तो एक क्रिया के रूप में हो गया ना। तो उसके पर पीछे का क्या नियम है भाव के हाँ, पीछे उसके का? पीछे का नियम यही है सारा सहअस्तित्व, उसी को समझना है कि क्या नियम है उसके पीछे का। अभी भाव तो करते हैं लेकिन भाव के, देखिए ये जो हमारे भाव है ना, जिसको अपन भाव बोलते हैं, इस भाव के दोनों ही आधार हो सकते हैं। यहाँ पर भय भी हो सकता है और यहाँ पर ज्ञान भी हो सकता है। तो ये बहुत सूक्ष्म जांचने का मुद्दा है कि हमारे भाव के मूल में भय है या ज्ञान है। संघर्ष भी हो सकता है, सहअस्तित्व भी हो सकता है। भय मतलब संघर्ष, ज्ञान मतलब सहअस्तित्व। तो हमारे भय के भाव के पीछे दोनों ही चीज हो सकता है। ठीक है ना। इसको बहुत सूक्ष्म में जांचने की चीज है कि मेरा भाव निकल कहाँ से रहा है। यहाँ तो बोले हैं भय भी न होए न प्रीत, इतना तो बड़ा तो बोल के रखा हुआ है ना। तो तो माँ बहुत बाप सूक्ष्मता में जांचने की चीज है कि भाव निकल कहाँ से रहा है। तो माँ बाप को जो बच्चों के प्रति भाव होता है वो कैसे वही निकलता है? तो जांचने की जरूरत है ना अंदर से। वो जांचना मतलब जनरलाइज नहीं करना है। जांचना मतलब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको अपने अंदर ये देखना है कि कहाँ से सोर्स आ रहा है। जनरलाइज नहीं करने की बात नहीं हो रही। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें जनरलाइजेशन हो गया है ना। अपनी बात हो रही है कि हम उसको देखें। जैसे आपने खाना देखा किसी को, या किसी ने आपको खाना रखा, आपने खाना खाया, अब जो प्लेट वहीं छोड़ देंगे तो फिर हमको लगेगा नहीं नहीं इससे झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन उसको उठा के रख रहे हैं दूसरी जगह पे। अब ये भाव से हो रहा है कि भय से हो रहा है। तो इसको बहुत जांचने की जरूरत है एक एक चीज को, कि ये जो मेरी सारी क्रियाएं हैं और उनके पीछे जो भाव है उस भाव का स्रोत भय है यानी कि संघर्ष है या सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व है तो ज्ञान है पीछे, है ना। भय है मतलब संघर्ष है पीछे। तो आदमी के पीछे दो ही पॉसिबिलिटी है। अभी नियम जो है सिर्फ दो टाइप का हो सकता है। नियम नियम दो टाइप का है, या तो सहअस्तित्व है या संघर्ष है। अभी हमने संघर्ष को नियम माना है। ठीक है ना। सारे जो नियम है कुल मिला के दो में सिमट जाते हो। हमको लगता है ग्रेविटेशन का नियम है, बिजनेस का नियम है, उसका नियम है, उसके नियम है। सारे नियम मूलतः दो ही कैटेगरी के हैं, एक तो संघर्ष का नियम, एक सहअस्तित्व का नियम। ठीक है ना। जैसे पूरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे नियम होंगे, बहुत सारे सिद्धांत है, कुल मिला के एक ही सिद्धांत है, वो है संघर्ष। ठीक है ना। जिसको अपन बोल रहे कंपटीशन बोल रहे, डिमांड सप्लाई बोल रहे हैं, ये सब क्या है, सारे मूल में कहाँ बैठते हैं जाके, संघर्ष में। तो पूरा इकोनॉमिक्स का मूल नियम क्या है, संघर्ष। तो बहुत सारे नियम नहीं है, नियम जाके इन्हीं दो में सिमटते हैं, है ना। सारा भाव जो है दो में ही सिमटेगा, या तो मूल में कोई संघर्ष है या सहअस्तित्व है। वो सब उधर ही आएगा, भय प्रलोभन आस्था। संघर्ष जो है वो भय प्रलोभन आस्था में आ रहा है ना। संघर्ष तीनों तीनों रूप में जा रहा है, भय प्रलोभन आस्था। उसमें प्रलोभन भी भय से ही निकल के आता है ना। भय न रहे उसी के लिए प्रलोभन है। आस्था भी भय से आता है, मूल में तो भय आ जाता है। पर फिर भी किसी तरह से तीन कैटेगरी बना सकते हैं। वो तीनों कैटेगरी उधर संघर्ष से ही निकल रही है।
आस्था मतलब बिना जाने मानना, जब तक जाना नहीं है तब तक भय तो रहेगा ही ना। विरुद्ध है वो, वही संघर्ष है। हाँ वही नियम का, नियम मूल में तो सहअस्तित्व ही है। हमने एक मान लिया है संघर्ष को भी नियम, वो मानने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो हमारे भाव तो व्यक्त कर रहे हैं पर मूल में हमको नियम समझ में नहीं आ रहा, ध्यान ही नहीं जा रहा, अरे मैं जो भाव व्यक्त कर रहा हूँ वो सहअस्तित्व वाला है कि संघर्ष वाला है। ठीक है पहले ना। तो पहले तो सह अस्तित्व का भाव ही मुझे मालूम नहीं है। वो हाँ तो प्रकट करने की बात तो कहाँ गई। वही है। तो जब तक अपन खुद को शरीर मानते हैं ना, खुद को शरीर मानते हुए, अभी जब तक मैं बराबर शरीर है तब तक हमारे सारे भाव जो है इसी डोमेन में आ जाते हैं, है ना। बराबर। जब मैं बराबर जीवन होता हूँ तब जो है वो यहाँ से दूसरा भाव निकल के आता है। वाह वाह। ये डोमेन अलग है ना। हम्म। जब मैं बराबर जीवन हूँ उससे भी भाव निकल रहा है, मैं बराबर शरीर हूँ उससे भी भाव निकल रहा है, तो इस तरह से दो बनता है। एक एक। हाँ स्वयं स्फूर्त मतलब कुछ जानकर मानकर ही हो रहा है ना। नहीं मतलब इतना सारा समझने की जरूरत क्यों, जैसे पता इतना सारा नहीं समझ रहे, इतना सारा तो बातें कर रहे हैं, समझ थोड़ी रहे हैं इतना सारा। नहीं तो इतना सारा पदार्थ। अपन बात कर रहे हैं, समझने में तो इतना ही है, वो सहअस्तित्व है कि संघर्ष है, समझना कुल मिला के समझना जो है ना, जिसको अपन समझना बोल रहे हैं, कुल मिला के सारा बातें करने का सार इतना है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है ना, मैं जीवन हूँ और मुझे मानवीयतापूर्ण आचरण जीना है। समझना तो तीन अक्षर है, इतना सारा नहीं समझ रहे। अब वो तीन अक्षर बैठ नहीं रहे अंदर, इसलिए इतना सारा बातें कर रहे हैं, बातें करना समझना नहीं है। ठीक है ना। हाँ वो सब में बराबर शरीर से निकल के आ रहा है ना, इसलिए भाव भी उधर से निकल के आते हैं। समझना सिर्फ तीन ही चीज है, अस्तित्व सहअस्तित्व है ना, मैं बराबर जीवन हूँ और मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना है। इन तीन को भी और समेटो तो एक ही में आ जाता है, वो अस्तित्व सहअस्तित्व है। इन तीन को भी समेट सकते हैं। तो तो अस्तित्व अस्तित्व समझने की कुल वस्तु इतनी है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है कि अस्तित्व संघर्ष है। अभी हमारे अंदर ये बैठा हुआ है नियम के रूप में कि अस्तित्व संघर्ष है। नहीं, अस्तित्व सहअस्तित्व है उसको कैसे समझा जाए कि भाई व्यापक सत्ता में हम सब जड़ चैतन्य इकाई डूबी गिरी भीगी है, उसी तरह से मतलब हाँ अस्तित्व बस, सहअस्तित्व है, उसका मतलब तो यही ना बस कि इतना जो ही भी। है, और वो बैठ नहीं रहा है अंदर, इसलिए हम इतना सारा बात कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना। और करना ही पड़ेगा बात, और कोई तरीका नहीं है। आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर बैठ रहा है, मेरे अंदर भी बैठ रहा है ना। मैं भी इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर और बैठे, है ना। ये बैठाना पड़ेगा ना। हमारी पूरे 60 साल की यात्रा, 100 साल की यात्रा, 80 साल की यात्रा सिर्फ अंदर इतना सा बैठ जाए कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, इसलिए चल रही है। ठीक है ना। और जब ऐसा बैठ जाएगा तो उसके बाद इसको प्रकट करना है, उसके लिए चलेगी। पर सार तो इतना ही है जिंदगी का। और कुल मिला के जाने के पहले सार ये बना कि अस्तित्व संघर्ष है, मतलब फिर तो बेकार हो गया पूरा लाइफ। अभी तो जाने के पहले ये मैसेज देके जाते हैं आगे पीढ़ी को, है ना, बेटा जिंदगी एक संघर्ष है ना। मतलब कुछ भी नहीं पाया जिंदगी में। जैसे कहीं पर चोरी हो गई है ना, ये चोरी हो गई दुख होता है कि अस्तित्व में चोरी हो जाती है, ये दुख है, ये दुख है ना। सर ये मान ले हम लोग कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, ऐसा मान ले, तो फिर तो ये पूरा डिस्कशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। वो मान लेते हैं वो चीज़ कि भी अस्तित्व नहीं सहअस्तित्व मानने में है। नहीं आएगा ना। वो तो हो ही गया, मैं जीवन हूं मैं मान लेता हूँ, वो तो मान के बैठे ही हुए पहले से। भाई इतना सारा तो अपन इतना सारा गाए है ना। हाँ वही, स्वीकार होना और मानना अलग चीज होता है। ठीक है ना। जैसे भाई बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ, है ना, अब वो मैं आत्माओं में भी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि मैं जीवन हूँ, है ना। आत्मा यहाँ पर बोल रहे हैं, फिर भी मैं आत्मा हूँ ऐसा बोले ही जा रहे हैं, कितने सालों से तो बोले ही जा रहे हैं, है ना, मान के भी लिए। तो ऐसा एक लाइन में नहीं है मानना, उसका बहुत सारे थ्रेड हैं। तो आदमी को पूरा अस्तित्व को समझना होता है, कुल मिला के बात ये है। भाई अस्तित्व सहअस्तित्व है, मैंने अस्तित्व को कुछ भी नहीं सोचा समझा बस मान लिया आपने, ऐसा थोड़ी होगा, अस्तित्व को समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मानव को, कल अपन ने बात किया था ना, पदार्थ अवस्था अपना सारा काम कर रहा है लेकिन मुझे उसको समझना है, काम वो कर रहा है समझना मुझे है ना।
तो मेरे को जो है ऐसा जिम्मेदारी दे दिया है अस्तित्व ने कि मुझे पूरे अस्तित्व को समझना है, इसका एक एक जर्रा जर्रा सअस्तित्व पूर्वक चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। ऐसा समझ में आया मुझे, मतलब मुझे सुख मिलेगा। ऐसा मुझे समझ में नहीं आता तो मैं दुखी रहूंगा। हाँ, श्रम के बदले विश्राम मिलेगा, है ना। भैया एक प्रश्न था कि हम सहअस्तित्व कहते हैं ना, तो उसमें व्यापक और प्रकृति का सहअस्तित्व है, तो फिर जो अपना ये टाइम तो नहीं हुआ, मैं घड़ी से दूर आ गया हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। तो जो पदार्थावस्था में एक विकास हुआ, उसके फलन में प्राणावस्था हुई, प्राणावस्था में एक विकास के फलन में टेक्निकल प्रॉब्लम है, विकास क्रम। विकास हाँ, विकास इसको बोल रहे हैं, इसको विकास, है ना। ओके। विकास क्रम हुआ उससे ऊपर है। विकास क्रम हुआ। हाँ, विकास नहीं हुआ, विकास के क्रम में है। तो उसके मूल इकाई के रूप में एक परमाणु है, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि परमाणु में ही विकास और जागृति की प्यास है, व्यापक में संपृक्तता के कारण? हाँ, हर चीज में पूर्णता की प्यास है ना। तो प्रकृति को बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि पूर्णता में गर्भित प्रकृति, पूर्णता के गर्भ में है प्रकृति, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज में पूर्णता के लिए प्रवृत्ति है। तो मूल चेष्टा बोल रहे हैं उसको, ये जो प्रेरणा है ना। तो जैसे ये वाला प्रेरणा अलग चीज है, ये जो है ना इकाई से इकाई में मिल रहा है, जीवन से शरीर में मिल रहा है, इससे प्रेरणा अलग है। ये जो चीज़ है इसको मूल प्रेरणा बोल रहे हैं, व्यापक सत्ता से। और ये सबको प्राप्त है, हर एक जड़ परमाणुओं को, चैतन्य परमाणुओं को, सबको, और सबको समान रूप से प्राप्त है। व्यापक की ओर से कोई भेदभाव नहीं है। पर इसी प्रेरणा को जड़ परमाणु एक तरह से लेगा, इसी प्रेरणा को चैतन्य परमाणु एक तरह से लेगा। व्यापक की तरफ से नहीं है भेदभाव। इसी तरह से फिर एक चैतन्य परमाणु दूसरी तरह से लेगा तो दूसरा चैतन्य परमाणु दूसरी तरह से लेगा। तो व्यापक की तरफ से वो साम्य रूप से सबको प्राप्त है। और फिर इकाइयाँ अपनी जो भी उनकी स्थिति है, कोई इकाई यहाँ पर बैठी है, कोई यहाँ बैठी है, कोई यहाँ बैठी है ना, कोई यहाँ बैठी है, फिर इसमें भी पूरा रेंज है। तो वो अपने हिसाब से, अपनी जो स्तर है उसके हिसाब से उस प्रेरणा को ले रहा है, ठीक है ना। तो ये होगी मूल चेष्टा बोल रहे हैं इसको, मूल चेष्टा है ना, मूल प्रेरणा या मूल चेष्टा है। तो अस्तित्व सहअस्तित्व इसको हमको बहुत अच्छे से बैठाना है। पूरी जिंदगी का सार इतना ही है, पूरे अस्तित्व का सार इतना ही है। जैसे एक दिन मैं देख रहा था कि हमको लगता है भाई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, इतना बड़ा कोरोना आ गया है ना। अब ये वायरस तो बहुत बड़ी समस्या है ना, आ जाता है हमको बीमारी हो जाती है ना। तो एक दिन मैं देख रहा था कि जैसे अपना जो शरीर है ना, तो शरीर का 8% भाग डीएनए का 8% भाग जो है वो वायरस के डीएनए से इकट्ठा होकर बना हुआ है। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जैसे मानव का डीएनए जो है अपने कोशिका में, ये जो चीज़ है ना, ये कोशिका से बना हुआ है ना। तो जैसे यहाँ पर केंद्र है ना, ऐसे ही कोशिका में भी केंद्र होता है। इस केंद्र में डीएनए होता है, उस डीएनए में इस कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और उससे फिर ये कोशिका मिलके बाकी कोशिकाएं कैसे बनेगी वो भी सब तय होता है, ठीक है ना। जैसे कोशिका, जैसे अंश सारे एक साथ है ना, एक जैसे, ऐसे कोशिका भी, पूरे शरीर की कोशिका एक जैसी है। जैसे आँख की कोशिका और हार्ट की कोशिका, मसल की कोशिका और हड्डी की कोशिका सब एक जैसी है, पर फिर भी हड्डी हड्डी है ना, आँख आँख है। ऐसा कैसे हो जाता है कि इसमें पूरे शरीर का थ्रेड है, यहाँ पर थ्रेड में पूरे शरीर का कोड है। उसमें से जब ये कोशिका आँख में होगी तो वो आँख वाला कोड एक्टिवेट होगा, बाकी नहीं होगा, है ना। ये कोशिका जब आँख में है तो वो आँख की कोशिका बन जाएगी, जब ये हार्ट में तो हार्ट की कोशिका बन जाएगी, है ना। ऐसे ये पूरे शरीर की कोशिका का एक प्रोटोटाइप है इसमें, तो उसको बोलते हैं डीएनए। यहाँ पर है ना, दर्शन में उसको प्राण सूत्र, रचना सूत्र बोल रहे हैं। अब ये डीएनए इतना लंबा होता है, मतलब शरीर की जो डिजाइन है उसका जो ढांचा इतना लंबा है कि धरती को लपेट सकते हैं कई बार, है ना। इतना लंबा होता है ये डीएनए, इसका जो थ्रेड होता है इतना छोटा सा, है ना। अरबों खरबों परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये डीएनए जो है ये बना हुआ है जड़ परमाणु से, तो क्या जड़ परमाणु से अचानक से इकट्ठा होकर ऐसे बन गया? ऐसा नहीं होगा ना, क्रम से बना होगा। तो शुरू में तो बैक्टीरिया और वायरस ही बने हैं, ये प्राणावस्था के यहाँ पर बनी है, तो उससे पहले तो बैक्टीरिया और वायरस ही बने हैं ना। वो बैक्टीरिया और वायरस में इकट्ठा होके फिर थोड़ी बड़ी कोशिका बनी होगी। तो इसलिए हमारा जो डीएनए है उसका 8% भाग तो बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए से ही बना हुआ है, नहीं? तो कितनी बड़ी बात है ना।
और वो जो बैक्टीरिया और वायरस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। ओवर द जनरेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। वो चेंज हो जा रहा है मतलब वो धरती का क्लाइमेट कंटिन्यूस बदल रहा है ना, वो बदल रहा है तो उसको और अनुकूल बना देता है वो, ताकि वो नए वातावरण के अनुकूल हो जाए। वो हो सकता है इस जनरेशन को थोड़ा बहुत झेलना पड़े, पर अगली जनरेशन जो नया क्लाइमेट है उसके अनुकूल बनती है उससे। तो संघर्ष नहीं है वो, है ना। हाँ, सहअस्तित्व ही है वो कुल मिला के। हाँ वही तो, जैसे अभी, हाँ अभी देखें जैसे 101 साल में एक ये आ जाती है ना, एपिडेमिक्स। 100 साल में है ना कोरोना, तो 101 साल में लगभग लगभग क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाता है। 100 साल पहले कैसा होगा, 10 साल पहले बहुत अलग था, है ना। हाँ, तो वो सब जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा जो धरती के लेवल पर आ रहा है क्या कर रहा है, वो सबके डीएनए को थोड़ा थोड़ा वो अफेक्ट करके गया होगा। तो आगे की जनरेशन जो आएगी वो उसको नए क्लाइमेट के हिसाब से एडॉप्ट हो जाएगा वो, है कि नहीं है। अब हाँ, समस्या नहीं, वो अस्तित्व का समाधान है। अब अस्तित्व भी क्या करेगा बेचारा है, हम इतना तेजी से इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज करते आ रहे हैं तो फिर ये सब आएगा ना उसमें, ठीक है ना। भैया एक ये पूरा एक जो समझा उसको मैं समरी में देखता हूँ, उसमें कुछ गैप हो तो आप बताइएगा। कि सबसे पहले तो सत्ता में जो संप्रयुक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है या पूर्णता में हम गर्भित है, तो प्रेरणा हमेशा जड़ को और चैतन्य को वो हमेशा उपलब्ध है। जब हम जड़ की जब बात करते हैं, जब भूखे परमाणु अर्जिन परमाणु की बात करते हैं ना, तो पहले ऐसा लगता था कि नहीं वो लोग अतृप्त है, पर फिर एक और सूत्र आता है कि त्व सहित व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी है। वैसे वो अपने में तो तृप्ति है, पर वो अस्तित्व की सहअस्तित्व के अनुपात में है, तो वैसे वो अतृप्ति नहीं है, वैसे में अपने में वो कंप्लीट है। पर जैसे ही कुछ आवश्यकता बनती है तो वो अतृप्ति का एक प्रेरणा स्रोत बनता है, वहां से वहां विकास क्रम की बात आती है। तो ठीक है। वैसे जो स्टेट है वो अपने में कंप्लीट ही है, वो इनकम्प्लीट नहीं है। तो भूखा परमाणु वैसे हम देखेंगे कि नहीं, ऐसे लगता है कि नहीं वो संघर्ष में है, पर वैसे कोई संघर्ष नहीं है, वो सहअस्तित्व में वो कंप्लीट है। तो वो हिसाब से भूखा परमाणु और अजीर्ण परमाणु है। जैसे ही वो गठनपूर्ण परमाणु में जब विकास होता है, तो जीव अवस्था में जैसे वो उसका गर्भित हुआ, तो जीव अवस्था में वो वैसे अपने में कंप्लीट है, वो अपने में बना रहता है, वो भागीदारी करता है। और कोई ऐसा पॉइंट आता है कि आवश्यकता अनुसार के एक ऐसा प्रेरणा पाते हैं कि इसके आगे भी कुछ है, तो वो प्रेरणा पाने के रूप में वो आगे जाता है। तो उसमें एक तो है कि वहां पे जब हम जीव अवस्था में देखते हैं ना, वहां पे कुछ पात्रता योग्यता क्षमता की बात आती है, पर भूखे परमाणु या जो गठनशील परमाणु है उसमें कुछ पात्रता जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा पहले एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता था कि वहां पे कोई पात्रता जैसी कोई चीज है कि नहीं है गठनशील परमाणु में। नहीं, उसको विकास क्रम बोल रहे हैं ना, उसको विकास क्रम मतलब। विकास क्रम में जब विकास हो रहा है तो वो भी कुछ ऐसे कोई प्रकार के परमाणु हैं जो इतना पात्रता पा गए हैं कि वो गठन पूर्ण हो जाए, वैसा कोई स्थिति वैसे नहीं है ना। वैसा गठन पूर्णता हो जाए अलग चीज है, हाँ पर बेसिकली पात्रता तो है ही। जैसे 2 अंश के परमाणु की तुलना में जो 3 अंश का परमाणु है उसको विकास क्रम में आगे बोल रहे हैं। ओके 4 अंश का परमाणु क्यों, क्योंकि वो 2 अंश को साथ में लेके चल रहा है, तो ज्यादा सहअस्तित्व को प्रकट कर रहा है ना। 2 अंशों को संभाल रहा है वो 3 अंशों को संभाल रहा है ना। कोई 10 अंश को संभाल रहा है, तो वो आगे तो है तो ही, फिर तो अर्जिन विकास में क्रम जो में आगे है बहुत वो। ज्यादा आगे जो 236 तक परमाणु में हो जाता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वो और ज्यादा हाँ, पात्रता वाला बोलेंगे या उसमें कम पात्रता हाँ, बोलेंगे। अब इसको पात्रता नहीं बोलेंगे, इसको विकास का क्रम बोलेंगे। पात्रता अलग चीज हो जाती है, फिर वो टेक्निकल आ जाएगा उसमें। हाँ वो क्षमता योग्यता पात्रता है ना, हाँ हाँ इसको क्षमता बोलेंगे, पात्रता नहीं बोलेंगे। हाँ। तो क्षमता ज्यादा है उसकी, तो वैसा हम इसीलिए कह संभाल सकते रहा हैं कि हो। जिसमें ज्यादा परमाणु है उसकी क्षमता ज्यादा है। हाँ वही तो, जैसे हाँ हाँ वो जो गठन है फिर वो और भी उसमें चीज आएगी, कैसी अवस्था है, कैसा रूप है, कैसा गुण है, उस सबसे मिलके क्षमता बनती है। हम्म, पर परमाणु में बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि 2 अंश 3 अंश 4 अंश ये विकास क्रम है। विकास क्रम उस आधार पर बोल रहे हैं कि वो ज्यादा अंशों को साथ में लेके चल पा रहा है, ठीक है। ठीक है ना। तो उसकी जो क्षमता, तो उसमें तो फिर ऐसा हुआ कि जो अजीर्ण परमाणु है उसमें क्षमता ज्यादा है, तो उसमें गठनपूर्ण होने के भी पात्रता वो ज्यादा है। हाँ, आपकी जो बात रखी उससे एक चीज समझ में आया, या एक चीज और रख सकते हैं हाँ, कि ये जो अपन पूर्ण और अपूर्ण बोलते हैं ना, वो किसी एक जगह पर रिलेटिव है ना।
जैसे इसकी तुलना में ये थोड़ा अपूर्ण ही दिख रहा है, इसकी तुलना में थोड़ा अपूर्ण ही दिख रहा है, इसकी तुलना में ये थोड़ा अपूर्ण ही दिख रहा है, तो ये थोड़ा रिलेटिव है। ये रिलेटिव है इसीलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि अपन सिर्फ इकाई की तुलना में देख रहे हैं ना, इकाई की तुलना में देख रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है। पर इसको जब अपन व्यापक के साथ मिलकर जब देखते हैं तो दो दृष्टि बनती है। एक तो ये कि अपन उसको आइसोलेशन में देख रहे हैं और आइसोलेशन में भी उसको इसकी तुलना में देख रहे हैं, तब अपन पूर्ण अपूर्ण की बात कर रहे हैं। पर जब व्यापक के साथ मिलकर उसको देखते हैं तो फिर इसलिए इसका टेक्निकल नाम भी है, इसको फिर अपूर्ण नहीं बोल रहे, इसको संपूर्ण बोल रहे हैं। संपूर्ण ये है ना। तो ये जो चीज़ है ये अगर इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो अपूर्ण है, इसको व्यापक सत्ता के साथ देख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण है ना। ठीक है। और पूर्ण फिर इस जीवन को बोल रहे हैं। तो जीवन पूर्ण है और जड़ परमाणु जो है वो संपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। तो बात ठीक है आपकी। हर एक परमाणु अपने में संपूर्ण है, वैसे हर अपने इकाई हर ऐसा इकाई सूत्र बनता है, हर इकाई जो है ये उससे भी जुड़ेगा कि हर इकाई अपने वातावरण सहित क्या है? संपूर्ण है। हाँ, हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है और ये सत्य है। सहअस्तित्व को बोलने का दूसरा तरीका ही है। हाँ। जो अपन बोले ना इकाई व्यापक में संपृक्त है, वो सहअस्तित्व को बोलने का एक इसमें ना तरीका है। संघर्ष वाली लैंग्वेज चली जाती है, जब भूखा हाँ, और अजीन बोलते हैं ना वही। तब संघर्ष वाली लैंग्वेज हाँ आ वो जाती ठीक है है। ना, क्योंकि उसमें इकाई केंद्र में है ना, हम्म, तो ये वस्तुगत सत्य है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अपन अलग अलग शरीर के साथ में, कोई महिला शरीर के साथ में, कोई पुरुष शरीर के साथ में, जैसे वो अलग अलग अंश के साथ में, ऐसे अपन भी ऐसे ही हैं, अलग अलग शरीर के साथ में है ना। फिर कोई गर्म देश में रहता होगा, कोई ठंडे देश में रहता होगा, कोई यूरोप में रहता होगा, है ना। तो ये सब क्या है? इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। इसमें हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। ठीक है ना। हाँ, तो और ये सारे वेरिएशन है। संपूर्ण का मतलब सब मिला के पूर्ण, सब मिला। संपूर्ण मतलब सब मिला के, है ना। तो ये सारे सब मिलते हैं तभी फिर एक पूरी चीज बनती है। ठीक है ना। तो सब आयु के लोग जब मिलेंगे, एक बच्चा भी होगा, बूढ़ा भी होगा, युवा भी होगा, जब सब मिला के करेंगे तब पूरा होगा ना। जैसे अपन बोलते हैं ना हाथ की 5 उंगलियां हैं, अब ये पांचों में सारी एक जैसी हो जाएंगे तो थोड़ी काम चलेगा, है ना। अंगूठा एक अलग काम करता है, ये अलग काम करती है, तो इसको संपूर्ण बोल रहे हैं ना। तो जड़ चीज के साथ ऐसा है। तो जड़ चीज में जो डिफरेंस है, जड़ चीज का कुल काम, जड़ परमाणु का कुल काम है अस्तित्व में डिफरेंस को प्रकट करना, विभिन्नताओं को प्रकट करना। सारे के सारे वेरिएशन जड़ परमाणु करता रहता है, उसका कुल काम इतना ही है। और चैतन्य परमाणु का एकदम दूसरा काम है, उसका काम है समानता को प्रकट करना, समझ में समान होना। जीवन का क्या काम है? हम समझ में और भाव में समान हो जाएं। और जड़ का क्या काम है अस्तित्व में? कि पूरे डिफरेंट टाइप के रूप गुण प्रकट होते रहे, विविधता, है ना। वही विविधता, विविधता प्रकट कर रहा है, उतना वो अच्छा है। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो खाने में आप सिर्फ रोज ही जो है पीली दाल खाओ और है ना एक ही रोटी खाओ, है ना, या सिर्फ चावल खाओ, तो शरीर को कुपोषण हो जाएगा ना। तो आपको जो है पूरे शरीर को जितना आप वेरिएशन, जितना आप डाइट में विभिन्नता ला पा रहे हो, उतना आपका डाइट अच्छा है। पर भाव में ऐसा नहीं है ना। भाव में ऐसे नहीं होगा ये अलग टाइप का सम्मान है, वो अलग टाइप का सम्मान है ना। उसको जड़ के